हाँ जी बच्चों, कैसी चल रही है आपकी एग्जाम की तैयारी? DSSB का पेपर काफी पास में है। ये लेक्चर नंबर 9 है। बाय ठाकुर मैम। मैं आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कवर कर रही हूँ। तो आई होप इससे पहले जो 8 लेक्चर डल चुके हैं उस वो आपने गो थ्रू कर लिए हैं। सारे PY के क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। स्पेशल थैंक्स टू विनय सर जिन्होंने ये कंटेंट फिल्टर करके प्रोवाइड कराया है। हर क्वेश्चन के साथ साथ मैंने एक एक दो दो एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हैं जिससे रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जो भी पुराने लेक्चर्स में डिस्कस हुए हैं क्वेश्चन, उसमें आपने खुद देखा होगा कि कुछ कंसेप्ट, कुछ टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और क्वेश्चन घुमा फिरा के उन्हीं कंसेप्ट के आसपास से पूछे गए हैं। तो मैंने हर क्वेश्चन के साथ साथ उसके पीछे का कंसेप्ट भी क्लियर किया है ताकि उससे रिलेटेड भी कोई प्रश्न आपके सामने आए तो आप उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाओ। तो नोट्स बनाते जाइए, रिवाइज करते जाइए और आगे आगे अपने जितना हो सके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते जाइए। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, आउट ऑफ द गिवन स्टेट विच हैज द लीस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्लम। तो इन दिए गए राज्यों में से किस राज्य की जनगणना 2011 में जो सेंसस हुआ था, जनगणना के अनुसार सबसे कम झुग्गी की आबादी किस में पाई गई थी? ना, तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक सवाल पूछा क्यों गया है ना। अगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है अपने एग्जाम की कि पढ़ना कैसे है, तो ये पीछे जानो कि सवाल क्या आया है, उससे पहले ये जानो कि पूछा क्या, क्यों गया है वो क्वेश्चन। तो ये सेंसस पे क्वेश्चन है, जनगणना पे क्वेश्चन है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इस पे बहुत सारे फैक्ट्स मैंने पिछली सारी जो वीडियोज है उसमें भी डिस्कस करे। हाईएस्ट पॉपुलेशन किसमें है, लीस्ट पॉपुलेशन किसमें है, लिटरेसी रेट कहाँ का कितना है, सबसे हाई कहाँ गया है, सबसे कम कहाँ गया है, फीमेल लिटरेसी रेट सबसे हाई कहाँ पे है, सबसे लो कहाँ पे है। तो वो फैक्ट्स दोबारा रिवाइज कर लेना, बिकॉज कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी देखो यहाँ पे 2011 सेंसस से क्या पूछा गया, पॉपुलेशन कहाँ की पूछ ली, स्लम की। ठीक है, तो स्लम की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे आपकी, महाराष्ट्र में। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है हरियाणा या गुजरात। ठीक है, तो मैंने भी काफी थोड़ा लुकआउट किया था। इसका 16.6 लाख है और इसका 16.8 लाख है। तो सबसे कम कहाँ पे होगी फिर आपकी, हरियाणा में। तो करेक्ट आंसर इसका ये है। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा आबादी कौन से राज्य की है अपनी इंडिया में, पता है आपको? और सबसे कम कहाँ की है, सिक्किम की। हाईएस्ट लिटरेसी रेट ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज ये बहुत बार मैंने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अगला, कौन सा फिजिकल रीजन है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेन शेडो इफेक्ट इन इंडिया? भारत में वर्षा छाया प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र आपका जिम्मेदार है? ठीक है, तो आपको इंडिया का हल्का फुल्का अपना मैप याद है। नीचे वाला जो पोर्शन है ना, इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर। पेनिनसुलर कौन सा पोर्शन होता है जिसके 3 साइड में क्या होता है आपका, वाटर होता है। ठीक है, अब ये जो भारत है ना आपका, जो नीचे वाला ये पोर्शन है, ये ना ऐसे जमीन उठी हुई है, यहाँ पे ऐसे पहाड़ टाइप है। यहाँ खड़े हो गए ना तो पानी यहाँ दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये क्या है अपना, वेस्टर्न घाट कहलाता है, पश्चिमी घाट। अब क्या होता है, ये कहा है आपका, इंडिया की जो ये लोकेशन है, ये कौन से लैटिट्यूड पे पड़ती है आपकी, 8 डिग्री 4 लैटिट्यूड पे पड़ती है, नॉर्थ में। और इक्वेटर कहाँ पड़ता है, 0 डिग्री। तो जो आपकी हवाएं आती हैं ऐसे, बारिश पता है कैसे होती है, बारिश कैसे होती है, जो बादल बनते हैं भाप बन के, वो कहाँ से आते हैं, समुद्र से आते हैं। और वो जो बादल है वो चलते कैसे हैं, बिना हवा के नहीं चलते, हवा की वजह से चलते हैं। तो हवा की जो मूवमेंट होती है वो साउथ से, दक्षिण से कुछ इस तरह से आ रही होती है, और वो साउथ से किसकी तरफ बढ़ जाती है, ऐसे ईस्ट की तरफ चली जाती है। और आ कहाँ से रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिमी जो दिशा होगी आपकी, वहां से आ रही है ये हवाएं। तो ये हवाएं क्या करती है, सबसे पहले बारिश लेके आती है कहाँ पे, जून के महीने में सबसे पहले बारिश लेके आती है, कौन सी स्टेट में, केरला में लेके आती है, भारत में। और ये जो बारिश है ना, ये इधर की साइड ही होती है। यहाँ पे बादल बनेंगे तो यहाँ यहाँ बारिश होगी, यहाँ यहाँ बारिश होगी। तो यहाँ यहाँ बारिश होती है, और ये पीछे वाला पोर्शन है, पहाड़ वाला पोर्शन, यहाँ पे बारिश नहीं होती, यहाँ पे हल्का सा सूखा सा रह जाता है, ड्राई रह जाता है। तो जहां ज्यादा बारिश होती है वहां पर घने जंगल आपको दिखने को मिल जाता है, और यहाँ पे सूखा सा रह जाता है। तो जो जहां बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं, पहाड़ की लीवर्ड साइड। और जहां बारिश नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, रेन शेडो एरिया।
ठीक है, मिल गया इसका आंसर, वेस्टर्न घाट है। अब आपकी तीन तरह की आपने बारिशें पढ़ी होगी, कन्वेक्शनल रेनफॉल, कंडक्शन रेनफॉल। ये वाली जो रेनफॉल होती है कौन सी रेनफॉल होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब मैं आपको बताऊं, भूगोल में, ज्योग्राफी में सारी चीजें कनेक्टेड है। तो जहां बारिश होगी और जहां इक्वेटर के पास बहुत अच्छे से सूरज की रोशनी भी मिलेगी, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वेजिटेशन। ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल देखने को मिलेंगे। अब जंगल भी चार पांच तरह के हैं, ड्राई डेसिडियस, डेसिडियस, अल्पाइन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। आप मुझे बताइए यहाँ वेस्टर्न घाट में भारत में कौन सा जंगल देखने को मिलता है? अगला, इन इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो भारतीय राजनीति प्रणाली के भारत संघ के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आपको मैं बता दूं, आपका जो हेड कहलाता है, कहाँ का? स्टेट का। अब स्टेट का मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र महाराष्ट्र नहीं है, स्टेट का मतलब क्या है? यहाँ पे पूरी कंट्री। अगर आप संविधान पढ़ेंगे, वहां जहां जहां स्टेट मेंशन है तो वहां पूरी इंडिया की बात होती है। तो पूरे स्टेट का हेड कौन कहलाता है? आपका प्रेसिडेंट। पर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पूछा है, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? जो ध्यान रखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी है, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्या वो सही से लागू हो रही है कि नहीं हो रही, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वो प्राइम मिनिस्टर का के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, उनका ड्यूटी होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? उनका हेड होता है। तो एग्जीक्यूटिव का हेड कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर हो गया। और प्राइम मिनिस्टर को एक और हेड बोला जाता है, किसका? गवर्नमेंट का हेड ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपसे कोई पूछेगा तो प्रेसिडेंट मत करके आना, प्राइम मिनिस्टर करके आना। हम्म अब इन दोनों के बीच में एक एक चीज बताइए, एक और पोस्ट होती है गवर्नर की। ठीक है, तो गवर्नर का रोल क्या होता है और उसका कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो गवर्नर की पोस्ट बताता है कि गवर्नर होना चाहिए? ठीक है, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। द फर्स्ट फेज कोल्ड द हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेशन वाज कंडक्टेड बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर। देखो फिर से आ गया क्वेश्चन सेंसस पे। तो सेंसस करके जाना अच्छे से, कुछ मत छोड़ना, उसके बारे में जितना याद कर सकते हो उतना याद कर लो। तो जनगणना हुई थी। अब जनगणना में पहली बार हमने हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग करा था, यानी कि गृह सूचीकरण और आवास जनगणना करते कितने कितने घर कहाँ कहाँ पे है, कैसे कैसे। तो ये अप्रैल से सितंबर के टाइम पे हुआ था। और ये कब हुआ था? तो पता है क्वेश्चन पूछा क्यों गया? क्योंकि अभी ना आपकी जो जनगणना होती है वो हर 10 साल के गैप में होती है। तो लास्ट जो हुई थी 2011 में हुई थी। उसके बाद जब 10 साल खत्म हो गए तो 2020 में दोबारा होनी थी, लेकिन 2020 में आपका एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ था इंडिया में, कोरोना। ठीक है, पेंडेमिक आया था। तो पेंडेमिक जो हुआ था ना, उसकी वजह से नहीं हो पाया था क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। अब दोबारा बात हो रही है सेंसस होने की, 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं काउंट करना चीजों को। ठीक है, 2027 तक शायद खत्म हो जाए और 2026 से स्टार्ट हो रही है चीजें। तो हमारा जब 2011 में हुआ था तो 2010 से चीजें स्टार्ट हुई थी। तो उसका आंसर क्या है? 2010 में ये फर्स्ट फेज में कंडक्ट करा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये होता क्या है। और अब अगला सेंसस की बात चल रही है, तो कब हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको सब चीजें बता दी है। Which of the following athlete secured a silver medal decathlon event एशियन गेम 2023? तो सामने दिख रहा है कि एशिया के खेल हुए थे 2023 में, डीकैथलॉन स्पर्धा हुई थी, उसमें रजत पदक जीता था। किसने जीता था? है ना? तो इसका आंसर फैक्चुअल है, सीधा करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो मैं आपको फैक्ट बता देती हूँ इसके साथ जो पता होना चाहिए, कि जो 2013 का 19 ये जो गेम था एशियन गेम, ये कौन से नंबर का था? 19 का था। आपको पता है ये कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। चाइना में कहाँ हुआ था? होंग जो करके जगह है, वहां पे हुआ था। तो तेजस्विन शंकर ने जीता था। अगला, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन हैज द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन ड्रॉन? ठीक है, मैंने अलग अगर आपको वीडियो चाहिए तो बन जाएगी, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। अगर आपको चाहिए कहाँ कहाँ से, देखो जो हमारा संविधान बना है वो B.R. अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था, लिखा नहीं था, ड्राफ्ट किया था। उन्होंने बहुत सारे देशों से इंस्पिरेशन लेके ये उठाया था कि फ्रांस से ये, वहां पे ये इतना अच्छा है, उन्होंने इस चीज पे सक्सेस अचीव करी है, तो हमारे देश में भी वो होना चाहिए। बहुत समझदार तरीके से लिखा गया था। तो हर देश से नहीं, बहुत सारे देश से कुछ कुछ चीजें हमने अपनी उठाई थी। तो आपको पता होना चाहिए। देखो हमारे यहाँ से ब्रिटिशर्स रूल करके देते, तो मेजर चीजें तो उन्हीं की थी, वहां से ली गई थी। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट से गवर्नमेंट, उन्होंने GOI बनाया था, 1935 एक्ट बनाया था, उसी से ली गई थी। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने अपना आयरलैंड से क्या लिया है? ठीक है,
आयरलैंड से हमने अपना डीपीएस भी लिया है। और फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? यूएस से लिए हैं। फ्रांस से आपने क्या लिया है अपना? प्रियम्बल लिया है। ठीक, तो ये तीनों हो गए आपके कवर। और आपका ये पॉलिटिकल पार्ट वाला पोर्शन ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पॉलिटिकल पार्ट क्या बताता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलेगा आपका, कैसे इलेक्शन लड़े जाएंगे, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होगी। ठीक है, बहुत पूरा प्रोसेस होता है, सिर्फ सिंपल नहीं होता कि वोट दिए में और 50% ज्यादा वो जो वोट जिसको मिल गया वो जीत गया। बहुत सारी चीजें पीछे कैलकुलेशन होती है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे बनेगी, किस राज्य से कितने लोग इलेक्ट हो सकते हैं, किसको दिया जाए, कितना एरिया दिया जाए, ये सारे पीछे कैलकुलेशन हमने कहाँ से उठाई है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंस्पायर होकर उठाई है। Who was a revolutionary figure recognized for participating in काकोरी कंस्पिरेसी हुई थी, मणिपुरी कंस्पिरेसी हुई थी, अफिलिएटेड का था HSR। ठीक है, तो फिर काकोरी षड्यंत्र, मणिपुरी षड्यंत्र के भाग लेने वाले और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारी कौन थे? तो देखो, एक हमारा एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था जब हमारी वही देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो ये कब हुआ था? 1925 को हुआ था। कौन सी तारीख को हुआ था? 5 अगस्त को हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था? लूट लिया गया था। किसको लूट लिया गया था? गवर्नमेंट का पैसा। उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिश के आगे लड़ाई झगड़े में गवर्नमेंट का पैसा लूट लिया गया था, ट्रेन लूट ली गई थी। ठीक है, और ये किसने करा था? ये एक ग्रुप था, रेवोल्यूशनरी ग्रुप था। वो क्या नाम था उसका? HRA नाम था। HRA में कुछ उसका नाम ऐसे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, कुछ नाम थे जो लीडरशिप कर रहे थे इसको। ऑब्वियस, जब भी कुछ होता है तो कुछ किसी का नाम फेमस हो जाता है जो उसको लीड करता है टीम को। एक तो थे राम प्रसाद जी, ठीक है, और एक आपका नाम लिखा ही हुआ है, अशफाक। ठीक है, अशफाकुल्ला खान। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया ये। कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर है? इकोनॉमी से क्वेश्चन है कि जिससे आपको पता चलता है, एक्यूरेटली पता चलता है कि कंज्यूमर सेंटीमेंट क्या है। जैसे कि निम्नलिखित कौन सा आर्थिक संकेत उपभोक्ता की भावना को दर्शाता है? तो उपभोक्ता की भावना को क्या दर्शाता है? कि कंज्यूमर अभी कितना पॉजिटिव है कि हाँ भाई वो सामान खरीदेगा, कितना नेगेटिव है। जैसे मान लो कोरोना का टाइम आया था, तो ये कंज्यूमर इंडेक्स क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ये बताएगा कि यार इस टाइम पे लोग ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, वो सेविंग करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? नेगेटिव हो जाएंगे चीजों को लेके। और अगर पॉजिटिव होगा, तो जैसे दिवाली वगैरह का टाइम आता है तो हम बहुत खर्चा करते हैं, अपना मेंटेलिटी जाती है कि यार इस टाइम तो ये करना ही करना है, तो वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में दिखाता है। ठीक है, उपभोक्ता विश्वास सूचकांक, याद रखना। भगत सिंह को एग्जीक्यूट करा गया था। क्या? भगत सिंह को किस औपनिवेशिक विरोधी घटना में शामिल होने के कारण फांसी दी गई थी? मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था ना, मेरा लेक्चर नंबर शायद 7 था। ठीक है, चेक कर लेना, उसमें भगत सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन था और मैंने सिर्फ उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ना बता के और भी 3-4 चीजें बताई गई थी। और वो 3-4 चीजें बताई गई थी, ये बोला था कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखो क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? बिकॉज भगत सिंह के साथ जो रिलेटेड इंसिडेंट हुए थे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ वो कब पैदा हुए थे, उससे रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट है वो इंपॉर्टेंट। तो मैंने वो सारे इंसिडेंट बताए थे उस क्वेश्चन के साथ, और उसी इंसिडेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया है और उसका अलग घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा, वरना मेरा काम तो पढ़ाना, मैं बता देती हूँ आपको दोबारा। ठीक है, तो क्या कंस्पिरेसी हुई थी उसमें बताइए? भगत सिंह को 1929 में क्या हुआ था? फांसी दी गई थी। और 1929 में उन्होंने क्या किया था? बॉम्ब गिरा दिया था। किस पे? ब्रिटिश की आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे हमारी स्टेट की अपनी विधानसभा होती है, वैसे इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो वहां पे उन्होंने बॉम्बिंग कर दी गई थी। और इससे पहले 1928 में इन्होंने किसी जॉन नाम के और ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उनको किल भी किया था। तो ये 1929 का जो इवेंट हुआ था, इसकी वजह से इनको क्या कर दिया गया था? जेल हो गई थी। ठीक, और उन्होंने ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल को मारा था, वो क्यों मारा था? क्यों मारा था? बिकॉज किसी लीडर की डेथ हुई थी, उसका रिवेंज लेना था। वो लीडर का नाम आप मुझे बताएंगे कि कौन थे? ठीक है, तो इसके चक्कर में इनको हुई थी और उस केस को क्या नाम दिया था? लाहौर कॉन्स्पिरेंसी। ठीक है, ये हमारे पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है और मैंने उसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया था कि लाहौर कॉन्स्पिरेंसी का नाम है, उसको ध्यान से लिख लेना, क्या पता दोबारा कभी रिपीट हो जाए। और दोबारा रिपीट हुआ है, तो अगर आप नोट्स बना रहे हो, रिवाइज कर रहे हो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने नोट्स में डाल रहे हैं, तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आपको काम तो आएंगे।
अगला कि हाँ, हमारा विनय कक्षा नाम से ऐप है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा बहुत इजीली। और उसमें बहुत सारी पीडीएफ है, जैसे अगर आप क्वेश्चंस गो थ्रू कर रहे हैं तो बुक से पूछे गए फेमस बुक्स, फेमस अवार्ड्स, डायरेक्ट फैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी थी, ऐसी चीजें, आर्टिकल्स पे अभी आप देखेंगे क्वेश्चन आएंगे, तो सेंसस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है, फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है। और लास्ट 2 इयर्स का हमारा रिजल्ट काफी पॉजिटिव रहा है, काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, डीडीए, DSSB एंड ऑल। तो आप फ्री स्टडी मटेरियल वहां से लेके बेनिफिट उठा सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ रोज क्विजेस चल रहे हैं, वहां पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नीचे दोनों मेंशन है, एक ऑफिशियल चैनल है, एक मेरी प्रोफाइल है। तो आप कोई भी जेन्युइन क्वेश्चन होगा जीए से रिलेटेड तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो उसके मेले। और हमारे 2 व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कोई भी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के लिए या मे बी मॉक टेस्ट के लिए आप इस पे प्राइसेस के लिए या डिस्काउंट कितना है तो आप वहां पे बात कर सकते हैं। ऑफिशियल टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। और टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लीजिए, 50+ वहां पे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और रोज वहां पे क्विजेस हो रहे हैं, 15 से 20 क्वेश्चन। अगर मैं एक एस्पिरेंट होती और पढ़ाई कर रही होती तो मैं कम से कम कोई ऐसी चीज तो फॉलो कर रही होती कि जहां रोज 10-11 बजे मेरे को 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं और मैं फटाफट उनको रिवाइज कर लेती हूँ। और जो मुझे पता चलता नहीं आता वो मेरे माइंड में मैं उसको स्टोर कर लेती हूँ, नोट्स बना लेती हूँ। बिकॉज तो कभी ना कभी तो काम आता ही है। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने भी कभी ना कभी ये पढ़ा था, तो वो पढ़ाया हुआ काम आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जाते? तो हमारा एक सिचुएशन आती है इंडिया में कभी कभी इमरजेंसी वाली, कोरोना के टाइम पे लगा दी गई थी। ओके, 2-3 तरह की इमरजेंसी होती है। एक जो इमरजेंसी होती है जिसमें आपका प्रेसिडेंट ही लगाते हैं, वो क्या होती है आपकी आर्टिकल 359 में। तो वो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। फंडामेंटल राइट्स आपके जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं, बट ये इमरजेंसी के टाइम ले लिए जाते हैं। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहीं पे 4 जने इकट्ठा नहीं हो सकते, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते, ये सब चीजें ले ली जाती है। और ये बहुत ही इंदिरा गांधी के टाइम पे इसका काफी मिसयूज भी हुआ था। बिकॉज क्या हुआ था, हमारा एक राइट है जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। जैसे पर्सनल लिबर्टी क्या है कि आप अपनी, मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसके शेयर करूं, बट वो आपसे ले ली जा रही है, नहीं करना है तो करना है क्योंकि बोला गया, गवर्नमेंट ने बोला है। और राइट टू लाइफ, मान लो कि यहाँ पे ऐसा है कि मुझे प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, तो मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकती। बट राइट टू लाइफ का कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ कहता है कि आपको अधिकार है कि हाँ भैया डिमांड कर सकते हैं, अगर आपको क्लीन एरिया में रहना है तो वो ड्यूटी सरकार की आपको प्रोवाइड करना है, तो आप डिमांड कर सकते हो कि हाँ भाई मेरी राइट टू लाइफ मेरा अफेक्ट हो रहा है, इससे मुझे एक अच्छे स्वास्थ्य जिंदगी नहीं मिल रही है इस चीज की वजह से। तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आपका पहले ले लिया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, जो इमरजेंसी लगी थी काफी मिसयूज हुआ था, तो उसको देखते हुए 1975 से लगा था। ठीक है। 1975 से 77 तक 2 साल के लिए। तो फिर उस टाइम पे देखते सुप्रीम कोर्ट ने बोला उन चीजों को देखते हुए कि वो बहुत ही ब्लैक डे टाइप ऑफ कहलाया जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बोला गया था कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, आर्टिकल 20 और 21, ये आपके ह्यूमन राइट्स है। और सुप्रीम कोर्ट की लाइन है, दीज आर नॉट अ गिफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ने आपको तोहफे के तौर पे नहीं दे दिए, ह्यूमन राइट्स है और ह्यूमन से उनके राइट्स लिए जा सकते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो दी जाते हैं। विच रीजन इन इंडिया इज नोन फॉर यूनिक बायोडाइवर्सिटी है और हॉटस्पॉट है एंडेंजर ग्रेट इंडियन राइनोसोरस आपको देखने को मिलता है। तो भारत में कौन सा क्षेत्र है जहां पे जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए जाना भी जाता है और जिसमें संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन गेंडा भी शामिल है? तो एंडेंजर का मतलब क्या होता है, जो अभी खत्म नहीं हुआ बट अभी खत्म होने की कगार पे है। तो ग्रेट इंडियन राइनोसोरस है। तो देखिए बेसिकली अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इंडिया नेपाल की जो बेल्ट है वहां पे देखने को मिलता है। अपने भारत का अगर आपको हल्का फुल्का भी थोड़ा बहुत भी मैप कुछ अच्छे से याद है तो आपका नेपाल का है यहाँ पे। ठीक है। तो नेपाल में देखने को मिलता है, तो इंडिया नेपाल की जो बेल्ट है। और आपका अगर इसको थोड़ा हम आगे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका जो आपका बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के पास आपका क्या है अपना, ऐसे यहाँ पे पूरे पोर्शन में आपका वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में देखने को मिलता है। ठीक है। तो और यहाँ बे ऑफ बंगाल पड़ता है ना आपका, तो बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन है।
तो ये साउथ में पड़ रहा था, सुंदरबन तो इसका ऑप्शन नहीं है। थार डेजर्ट तो बिल्कुल राजस्थान की तरफ चला जाएगा वेस्ट में, तो वो भी इसका ऑप्शन नहीं है। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तो मैंने अभी बता दिया, जहां वेस्टर्न घाट थे वहीं पे कोस्टल प्लेन है, तो वो भी इसका ऑप्शन नहीं है। तो आंसर में सबको एलिमिनेट करके ईस्टर्न हिमालय बच रहा है। और ये भी है, मैं आपको बता दूं कि ग्रेट राइनोसोरस का जो सबसे फेमस, ये सबसे लार्जेस्ट हैबिटेट है कि जहां पे ये रहते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? असम में। और असम कहाँ पड़ता है आपका? इंडिया के ईस्ट में। तो फिर जो बन रहा है इसका आंसर वो यही बन रहा है, ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है, चाहे ऐसे देखो एलिमिनेट करके, चाहे डायरेक्ट देख लो तो ये आपको बन रहा है। बट आपको डायरेक्ट आंसर कहीं नहीं मिलेगा कि ईस्टर्न हिमालय से मिलते हैं, तो असम में मिलते हैं, इंडिया नेपाल बेल्ट में मिलते हैं, ऐसा मिलता है। तो उन सबको कंसीडर करते हुए जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो यही बन रहा है। कौन सा आर्टिकल है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का? देखो आर्टिकल्स में क्वेश्चन है, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लो, वहां पे सब कुछ अवेलेबल है। अभी तो टाइम है पढ़ने का, फिर क्या करना है, एक ऐप डाउनलोड करके पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कौन सा प्रेजेंट करती है? हाँ, तो कौन सा आर्टिकल बताता है कि हर साल कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटी है, या फिर आपकी जो गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी है कि उन्हें प्रेजेंट करना है बजट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम होता है बजट। आर्टिकल 112 बताता है। अब जो एनुअल फाइनेंशियल बजट होता है वो ये बताता है कि पूरे साल का हम एक एस्टिमेटेड फिगर बना लेते हैं कि पूरे साल में इतना रेवेन्यू होने वाला है, कमाई होने वाली है गवर्नमेंट की, टैक्सेस वगैरह से, जो भी फाइन वगैरह लगाते हैं उनको नॉन टैक्स इनकम कहते हैं। और खर्चा, मेरा कहाँ का खर्चा होगा, मैं ब्रिज बनाऊंगी, कोई बिल्डिंग बनाऊंगी, कोई एयरपोर्ट बनाऊंगी, ठीक है, मैं मॉल बनाऊंगी, मेट्रो में कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, वो मेरा खर्चा कहलाएगा। ठीक है, स्कॉलरशिप का पैसा देना है, पेंशन देना है, सैलरी देनी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, ये सब मेरा खर्चा है। तो ये सब हम एस्टिमेटेड फिगर बना के चलते हैं, पूरे साल का ऐसा कुछ चलेगा, और हर साल की पहली तारीख फैब में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। कौन रिप्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर का नाम तो पता है ना अपने भारत की, फीमेल है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है, और हर साल रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन सा आर्टिकल करता है मैंडेट इसे कि करना जरूरी है? 112 करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया आर्टिकल जरूरी है, और सारे आर्टिकल जरूरी नहीं है, 400 प्लस आर्टिकल है। आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पीडीएफ वगैरह में इसके नोट्स हैं, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए ऐप डाउनलोड करके। विच रिवर ओरिजिनेट करती है अमरकंटक प्लेट्यू, फ्लोज थ्रू एमपी से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बिफोर ड्रेनिंग? अब देखो, अगर इसका करेक्ट आंसर आपको नहीं भी पता है ना, पर आप इंडिया का मैप माइंड में थोड़ा सा तो ब्लूप्रिंट बना लो। के मैप पे अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप बता देना। तो जो आपका इंडिया का हल्का सा भी क्या नाम है, यहाँ से इसका ऐसे, सॉरी, तो मुझे पता है गंगा यमुना नर्मदा के बारे में यार कुछ तो पता होगा मुझे। मैं आपको बता दूं, यहाँ से गोदावरी कृष्णा कावेरी, तो कितना इजी है। गोदावरी कृष्णा कावेरी, और ये रही आपकी नर्मदा, यहाँ से आती है सेंटर से, और यही इसके पैरेलल चलती है तापी, नर्मदा और तापी। गंगा गंगा ग्लेशियर से होती हुई ऐसे जाती है पैरेलल, और उसके पैरेलल चलती है यमुना। अब मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी इस मैप में ना, मैप जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था ना, मुझे सही में इसका आंसर नहीं पता था, मेरे को मैप पता था, तो मैप से मैंने इसका क्या कर दिया, इसका आंसर निकाल लिया। कैसे निकाल सकती हूँ मैं इसका? तो क्या पूछा है कि हाँ, वो फ्लो करती है एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। अब देखो कहाँ कौन सी नदी है जिसपे एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात पड़ रहा है? ये मेरा एमपी पड़ता है, इधर मेरा गुजरात पड़ता है, इधर मेरा महाराष्ट्र पड़ता है। ठीक है, और नर्मदा ही पड़ रही है, और कोई तापी का नाम तो लिखा भी नहीं है, तो नर्मदा ही है जो अमरकांटक के प्लेट्यू से होके निकलती है। ठीक, अब अमरकांटक के प्लेट्यू के बारे में आपको क्या पता है? जो अमरकांटक हिल है वो क्या है? वहां पे मैकाल का पर्वत है। ठीक है, और ये एमपी से होते हुए निकलते हैं। अगर आपसे ये पूछे जो ओरिजिनेट कहां से होती है, तो ये मैकाल का पर्वत है, इसको बोलते हैं मैकाल रेंज, वो ध्यान रखना, और वहां से होती हुई निकलती है। ठीक है, तो इससे ही पता चलता है मैप कितना इंपॉर्टेंट है। द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा और भागीरथी रिवर फॉर्म्स करती है विच मेजर रिवर इन इंडिया? तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? बहुत फेमस जगह है, सबको पता है। आपका कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में टेहरी बेल्ट पे है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और वहां पे कौन सी नदी बन के निकलती है? गंगा बन के निकलती है, सॉरी, अलकनंदा भागीरथी की कन्फ्लुएंस में। एक अलकनंदा रिवर इधर से आती है, भागीरथी इधर से आती है, दोनों जहां पे मिलते हैं वहां से गंगा बन के निकलती है। ठीक है, गोदावरी कृष्णा कावेरी किधर पड़ती है? अभी मैंने आपको पीछे बता दिया।
कौन से रूलर थे दिल्ली सल्तनत के जिनको क्रेडिट दिया गया था कंस्ट्रक्शन ऑफ तुगलका फोर्ट? तो वही तुगलक डायनेस्टी से थे, ये तो हमें पता ही है, लेकिन तुगलक के दो नाम है। अब मैं तुक्का नहीं लगा पा रही, तो मुझे इसका नाम याद करना पड़ेगा। कि आपको घिया याद है तो घिया से याद कर लो कि यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक फोर्ट बनाया था। कहाँ पे है? यही दिल्ली में ही है, तुगलका फोर्ट से फेमस है इसका नाम। और वहां पे क्या है, गियासुद्दीन तुगलक का टॉम्ब है, इन्हीं का टॉम्ब है वहां पे। और ये आगे कैरी फॉरवर्ड किया था इन्हीं इन्होंने, इनके सन थे, ये बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, कुछ छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वहां पे करी थी, बाकी सारा मेन काम जो किया था वो गियासुद्दीन तुगलक ने ही किया था। ठीक है, और ये किससे बना हुआ है? लाल कलर के पत्थर से बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन बोलते हैं उसे। ओके, हु चेयर द स्टेट प्लानिंग बोर्ड इन इंडिया? जैसे आपको पता है ना, प्लानिंग कमीशन होती है, तो प्लानिंग कमीशन क्या थी? पहले इसको नीति आयोग बोलते थे, अब इसका प्लानिंग कमीशन नाम कर दिया। उसका चेयरमैन क्या होता है? वो पूरे देश के, भारत के जितना भी हिस्सा है पूरे, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं प्लानिंग कमीशन लेती है। उसके चेयरमैन बाय डिफॉल्ट कौन बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो स्टेट का क्या होगा? इंडिया में जितनी भी स्टेट्स है, 28 स्टेट है, तो हर स्टेट का क्या होता है? अपना एक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के कंपैरिजन में चीफ मिनिस्टर होता है, वो बैठता है स्टेट प्लानिंग बोर्ड में। और ये करते क्या है? पॉलिसी बनाते हैं, कितना डिजास्टर में कितना पैसा, ये सब हो गए, उनसे रिलेटेड डिसीजन इसमें लिए जाते हैं। और सीएम इसका हेड होता है। और आपको प्लानिंग कमीशन का मैंने आपको बता दिया। हाँ, तो इतना जानना जरूरी है। आगे और मैं आपको बताऊं, एक आपने यूनियन लेवल पे देख लिया और स्टेट लेवल पे देख लिया, एक चीज और देख लो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपकी क्या होती है? प्लानिंग बोर्ड होता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड का कौन बैठेगा वहां पे? अब वहां पे प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री तो नहीं बैठेंगे, यहाँ पे मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं वहां के, हर स्टेट का अपना मिनिस्टर इंचार्ज होगा, हर डिस्ट्रिक्ट का मिनिस्टर इंचार्ज होगा, वो बैठेंगे। अब मुझे बताओ, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड के अंदर ना एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी काम करती है। उस कमेटी का हेड कौन है? क्या उस कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको तीनों लेवल के मैंने बता दिए, एक आपका सबसे ऊपर लेवल पूरे भारत का, फिर उसका हर स्टेट का, फिर स्टेट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक का नाम क्या होता है? देखो, कमर्शियल बैंक का नाम कॉमर्स से पड़ा है। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? धंधा करना है, धंधा मतलब बिजनेस करना है। अब बैंक कैसे अपना बिजनेस करता है? बैंक आपसे पैसा लेता है, ठीक है, डिपॉजिट करता है, सेव करता है, डिपॉजिट और सेव करने के बाद क्या करता है? आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, किस पे? लोन पे, अगर आप उससे लोन लेते हैं तो वो इंटरेस्ट उसकी कमाई होती है, फिर बाद में आपको और बहुत सारी चीजें वो सेल भी करता है। अब कौन कौन ये काम करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपने देखा है कि आप रोज जाके अकाउंट खुला रहे हो, या वो आपको प्रमोट करता है, यहाँ पे अकाउंट खुलाओ, लोन लो, पैसा लो, ठीक है, ये स्कीम में ऑप्ट करो। वो कौन करते हैं? आपको दिखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ महाराष्ट्र करते दिख जाएंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भाई एक सेंट्रल बैंक है, हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। तो ये ठीक है, ये गवर्नमेंट के सारे बैंकिंग वाला काम करता है, उनके बिहाफ पे लोन देता है, उनको लोन देता है, क्या उनके बिहाफ पे उनकी सिक्योरिटीज को बेचता है मार्केट पे। और ये करेंसी भी इशू करता है, नोट भी छापता है। इससे पहले क्वेश्चन आया भी हुआ है कि करेंसी कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो फिर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट याद कर लो, आरबीआई से रिलेटेड। देखो आ गया ना उस पर एक क्वेश्चन, आरबीआई से एक और क्वेश्चन। और पिछले भी वीडियोस में मैंने आरबीआई से रिलेटेड डिस्कस करे हैं क्वेश्चन। तो करेंसी, और इसमें मैंने आपको करेंसी के टाइम पे ये भी बताया था, कॉइनेज एक्ट बताया था कि कौन कॉइन इशू करता है। ये तो करेंसी इशू करती है, नोट प्रिंट करती है, तो कॉइन कौन इशू करता है वो आप देखिए, लेक्चर में डिस्कस है पुराने। और ये बैंकर्स का भी बैंक होता है, इसको बोलते हैं कि ये सब बैंकर्स का बैंक है। क्यों? बिकॉज जो जितने भी ऑल बैंक्स है ये उनको सुपरवाइज करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, रेगुलेशन बनाता है, रूल्स बनाता है उनके लिए, एडवाइस भी देता है कि ऐसा नहीं ऐसे करो, ये आपके लिए अच्छा है, ये कस्टमर के लिए अच्छा है, ये सब चीजें। आंसर मिल गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया। हु वॉज अवॉर्डेड द मेजर ध्यान खेल चंद रत्न अवार्ड 2013 में स्पोर्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए? तो ये अभी इन्होंने रिसीव किया था, 2025 में रिसीव किया, 2023 में इनको जो थे प्लेयर्स, इनको कुछ काम पड़ गया था तो रिसीव नहीं करवाए थे। तो यूथ मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसको अवार्ड किया है। और दो लोगों को दिया गया था, दोनों का नाम आप लिख लीजिए। एक तो आपके हैं सात्विक जी, फिर है आपके चिराग। इन्होंने किस खेल की वजह से ये मिला था इनको? बैडमिंटन में अच्छा किया था, वर्ल्ड में रैंक 1 आई थी। और उसको क्या बोलते हैं, किसने ये ऑर्गेनाइज कराया था गेम? नाम होता है आपका बैडमिंटन फेडरेशन करके इसका नाम है, जिसको बोलते हैं BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, और ये एशिया लेवल पे
क्या जीता था इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और दूसरा नाम इसका इन्होंने एक ही नाम मेंशन कर रखा है यहाँ पे, तो चिराग शेट्टी इसका आंसर है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो रेकमेंड करती है कि कितना टैक्स, जो गवर्नमेंट ने टैक्स कमाती है, अपना पैसा इनकम होती है गवर्नमेंट की, वो यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे कैसे बटेगी। यूनियन गवर्नमेंट आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की, महाराष्ट्र की, हरियाणा की अलग अलग गवर्नमेंट, कैसे बटेगा पैसा, तो ये कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। बट क्या जानना है आपको कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, 280 इसका आर्टिकल है। एक 73rd और 74th अमेंडमेंट हुई थी। अमेंडमेंट क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव आता है। तो इस अमेंडमेंट में 1992 में ये भी बनाया गया कि हर एक स्टेट की भी अपनी फाइनेंस कमीशन होनी चाहिए। कभी डिजास्टर हो जाए तो कितना पैसा लग जाएगा, ठीक है, कभी एड देना पड़ जाए, कहीं स्कॉलरशिप वगैरह देना पड़ जाए, एजुकेशन में खर्चा होता है, मेंटेनेंस में खर्चा होता है, वो सब खर्चा फाइनेंस कमीशन देखेगी कि कहाँ कहाँ पे कितना हो रहा है। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई गई थी। हर 5 साल में ये दोनों कमीशन को क्या करा जाता है, रिन्यू करा जाता है, दोबारा अपॉइंट करा जाता है। और इसकी जो पूरी मेंबरशिप, एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर होते हैं, वो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो हमारी हर 5 साल में बनती है। तो अभी तक ऐसी हमारी 16th फाइनेंस कमीशन भी बन चुकी है। 15th फाइनेंस कमीशन आपकी काम कर रही है 2021 से 2026 तक काम करेगी, और 2026 1 अप्रैल से जो काम करेगी वो 16th फाइनेंस कमीशन करेगी। और इसका चेयरमैन भी अपॉइंट कर लिया गया है। उनका नाम क्या है, वो नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, बिकॉज वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और ये जो फाइनेंस कमीशन होती है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। एक तो पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल इसे बोलता है कि ये होनी चाहिए। और क्वासी जुडिशियल क्या, अगर आपने कुछ चीजें फॉलो नहीं करी तो ये आपको हल्की सी पनिशमेंट भी दे सकती है। तो जुडिशियल लेवल पे भी काम करती है, वो पावर है। नाम बताइए कौन है इनके चेयरमैन, जो 16 फाइनेंस कमीशन अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई है। इसका काम क्या होता है, यूनियन और स्टेट के बीच में कितना पैसा बटेगा उसका ध्यान रखेगी। आज के लिए इतना ही, 40 नहीं है, इट्स 50 प्लस कुछ है। ठीक है, एक नंबर ये भी है, एक नंबर ये भी है व्हाट्सएप पे। मैंने कक्षा प्लेटफॉर्म को पे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, या जो अभी एग्जाम आने वाला है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी है। मॉक टेस्ट अगर आप नहीं दे रहे हैं तो मुझे नहीं पता प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, और अगर देना चाहते हैं तो ले सकते हैं, सब कुछ ऐप पे अवेलेबल है। और अपना अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट कर लीजिए नंबर पे। और रोज क्विजेज अगर आप फ्री में जो मिल रहे हैं वो उन चीजों का भी बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं तो आई डोंट नो आप कैसे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज जो क्विजेज हो रहे हैं वहां पे जो स्पेशल टीम बैठी है विनय सर के साथ, वो फिल्टर करके क्वेश्चन आपको रोज डिस्कस कर रही है, रोज शेयर कर रही है। तो वो टेलीग्राम पे फ्रीली शेयर हो रहा है सबके साथ, और 15 से 20 50 क्वेश्चन हो ही रहे हैं। तो अगर आप रोज अगर 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो 10 दिन के आपके 500 क्वेश्चन बनते हैं। तो इतना प्रैक्टिस करके जाओगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आपको एग्जाम में उसे करने के लिए। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।